जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आपका 7 दिसंबर को आपका क्लास 10th का साप्ताहिक बोर्ड परीक्षा होने वाला है। तो जिसके रिगार्डिंग सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे बात करेंगे। तो इससे पहले माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने सेट 1 पर और आपका सेट 2 पर डिस्कशन कर लिया था, और ये वीडियो आपका क्या है, सेट 3 है। यानी कि मेरा सीधा बोलने का मतलब है कि अगर आप सीधे तौर पे सेट 3 का वीडियो देख रहे हो तो सेट 1 और सेट 2 का वीडियो अवश्य देख लें, ताकि आपके जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना वो आपसे छूटेगा नहीं और आप जो है एग्जाम में अच्छे से मार्क्स लेके आओगे। ऐसा नहीं है कि केवल आपका ये जो भी आपका साप्ताहिक बोर्ड परीक्षा है उसके लिए ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपका जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, जो भी आपके फरवरी में जो बोर्ड का एग्जाम है, उसके लिए भी ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखो प्रश्न क्या है। प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस देश को वैश्वीकरण में सबसे कम लाभ हुआ है। तो देखो प्रश्न क्या है, ध्यान समझना कि निम्न में से किसको वैश्वीकरण में सबसे कम लाभ हुआ है। तो देखो यहाँ पे आपके 4 तरह के क्षेत्र दिए हुए हैं, जैसे कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और उद्योग। तो इसमें से किस क्षेत्र में जो है ना सबसे कम जो है वैश्वीकरण का प्रभाव देखने के लिए मिला है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 कृषि क्षेत्र। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। कारण क्या है कि जो अमेरिका का जो सकल घरेलू उत्पाद का जब रिपोर्ट आया था ना, तो उसमें बताया गया था कि केवल 1% लोग जो है वो कृषि कार्य में काम करते हैं, या उसको 1% अपने विकास का लक्ष्य मानते हैं। तो यानी कि कृषि क्षेत्र जो है ना वो वैश्वीकरण में सबसे कम प्रभावित हुआ है, या वैश्वीकरण को सबसे कम लाभ जो है मिला है तो कृषि क्षेत्र से मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि घरेलू अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोड़ना क्या कहलाता है। ऑप्शंस क्या है, वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण, निजीकरण। देखिए निजीकरण का मतलब क्या होगा कि किसी भी कंपनी का या किसी भी वस्तु का किसी एक व्यक्ति या खास समूह का अधिकार होना। राष्ट्रीयकरण जिसमें पूरे देश का अधिकार होगा। उदारीकरण में क्या होता है कि इसमें छूट दिया जाता है ना, जो लिमिटेशन है उसको बढ़ाया जाता है। यानी कि अगर मान लो कि आपको यहाँ से यहाँ तक जाने का आदेश है तो वो आदेश यहाँ पे तोड़कर इसको यहाँ तक लाना होता है, यही उदारीकरण कहलाता है। और वैश्वीकरण क्या है कि एक देशों का दूसरे देशों के साथ जोड़ना, यानी कि घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने का काम कौन करता है, वैश्वीकरण करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 नंबर का कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाया है। तो सभी लोगों को, विकसित देशों के लोगों को, विकासशील देशों के श्रमिकों को, उपरोक्त में से किसी को नहीं। देखिए जो वैश्वीकरण है ना वो केवल विकसित देशों के लोगों के जीवन स्तर का सुधारने में बहुत ज्यादा सहायता पहुंचाया है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि वैश्वीकरण और इसकी निराशा पुस्तक के लेखक कौन है। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी जोसेफ स्टिग्लिट्ज। क्या होगा आपका, जोसेफ स्टिग्लिट्ज जो होगा आपका, ग्लिच जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न क्या है आपका कि टेलीकम्युनिकेशन का भाग इनमें से कौन सा है। ऑप्शंस क्या है, टेलीग्राम, फैक्स, टेलीफोन, उपरोक्त सभी। तो ये जो तीनों है ना ये टेलीकम्युनिकेशन का भाग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। यानी कि तीनों जो है आपका सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कितना है। तो अभी मैंने बताया था केवल कितना आपका 1% हिस्सा जो है आपका कृषि क्षेत्र का या कृषि उत्पादों का है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में फोर्ड मोटर कंपनी कब आया। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि इनमें से कौन जो है एक कार निर्माता कंपनी है, तो आप फोर्ड मार के आना। और यही प्रश्न पूछा गया घुमा के कि भारत में फोर्ड मोटर कंपनी कब आया था। तो देखिए 7 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, 1995। तो 1995 को फोर्ड जो है वो भारत आया था, जो कि कार निर्माता कंपनी है। अगला प्रश्न है आपका कि वैश्वीकरण ने लोगों के जीवन स्तर में सुधार में मदद किया है। तो विकासशील देशों के श्रमिकों के जीवन स्तर में, विकसित देशों के लोगों के जीवन स्तर में, सभी देशों के लोगों के जीवन स्तर में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी जो होगा सही होगा, विकसित देशों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार का काम किया है। अगला प्रश्न देख सकते हो। अगला प्रश्न क्या है आपका कि वैश्वीकरण ने प्रोत्साहित किया है। तो पूंजी प्रवाह को, है ना, विश्व बाजार में भारतीय श्रमिक प्रवाह को,
पूंजी प्रवाह एवं श्रम प्रवाह को इनमें से किसी को नहीं। तो देखिए वैश्वीकरण ने ना सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है किसी चीज़ों को, प्रोत्साहित किया है, तो पूंजी प्रवाह और श्रम प्रवाह को किया है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि वैश्वीकरण की शुरुआत किस वित्त मंत्री द्वारा किया गया था। ऑप्शन का डॉक्टर मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, यशवंत सिन्हा और क्या आपका जसवंत सिंह। तो 10 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया था, वैश्वीकरण की शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है आपका कि वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में दूरस्थ आगमन देखा गया है, यानी कि सबसे ज्यादा किसका आगमन देखा गया है। तो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं और लोगों का, देशों के बीच वस्तुओं सेवाओं और निवेशों का, देशों के बीच वस्तुओं निवेशों और लोगों का, इनमें से किसी का नहीं। तो 11 का आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी देशों के बीच वस्तुओं का, सेवाओं का और निवेश का जो है सबसे ज्यादा आगमन देखने के लिए मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका और अंतिम ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग क्या है। नए कारखानों की स्थापना, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना, इनमें से सभी। तो देखिए 12 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सबसे जो सामान्य तरीका क्या है कि जो भी स्थानीय कंपनी है ना उसको ये लोग क्या करते हैं, खरीद लेते हैं और वहीं से जो है अपना निवेश कर लेते हैं। ये सबसे अच्छा है क्योंकि देखो वहाँ पे ऑलरेडी कंपनी चल रहा है तो उसको हम लोग खरीद के अपना पूंजी बढ़ा सकता है। चलिए कुछ हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन क्या करें, जरूर प्रेस करें। तो प्रश्न क्या है आपका, सब्जेक्टिव वाला पहला प्रश्न है कि निवेश किसे कहते हैं। तो आंसर क्या लिखना है कि भूमि, भवन, मशीनों और अन्य उपकरणों आदि परिसंपत्तियों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को क्या बोलेंगे, निवेश बोलेंगे। यानी कि भूमि में, भवन में, मशीन में या किसी तरह के उपकरण आदि जो संपत्ति होती है ना उनमें अगर हम लोग खरीद कर उसमें क्या करेंगे, अपना पैसा यानी कि व्यय करेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, मुद्रा का निवेश या उसको निवेश बोलते हैं। अगला जो बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है कि वैश्वीकरण का क्या तात्पर्य है, तो हम क्या लिखेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में असमंजस स्थापित करना क्या कहलाता है, आपका वैश्वीकरण कहलाता है। यानी कि जो है घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है, आपका वैश्वीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न क्या आपका कि विदेश व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए उदारीकरण का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका प्रतिबंध है ना उसको हटाना। तो विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया विदेशी व्यापार का उदारीकरण कहलाता है। कि जो भी प्रतिबंध है उसको हटा देना क्या कहलाता है, विदेशी व्यापार का आपका उदारीकरण कहलाएगा। अगला प्रश्न है आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन्हें कहा जाता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर स्वामित्व या नियंत्रण रखती है। यानी कि जिसका एक से एक या एक से ज्यादा देशों मतलब एक से अधिक देशों पर क्या होगा आपका कि वहां पे उसका फैक्ट्री होगा, वहां उत्पादन करेगा और उस पर नियंत्रण करेगा, ये क्या होगा, आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी होगा। अगला प्रश्न है आपका इंटरनेट से क्या लाभ हो रहा है। इंटरनेट द्वारा आप सभी प्रकार की जानकारियां उनसे आप जानना चाहते हैं, आप एक कदम प्राप्त कर सकते हो और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, आप एक कदम आगे बढ़ सकते हो। तो इससे जानकारी हम लोग ले सकते हैं। अगला क्या है आपका व्यापार अवरोधक से आप क्या समझते हैं। तो इसके द्वारा कोई भी सरकार अपने नव विकसित उद्योगों को विश्व की प्रतिस्पर्धा से बचा सकता है। देखिए अगर व्यापार में अवरोधक होगा ना जिसका फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा यह है कि बाहर के जो भी देश है, देश के जो भी आपके बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो ज्यादा शक्तिशाली होती हैं, उनके पास ज्यादा पूंजी होता है, तो वो क्या कर सकते हैं कि जो भी नव विकसित जो भी आपके उद्योग हैं, जो अभी अभी जिन उद्योगों का निर्माण हुआ है तो उनको वो बचा सकते हैं अवरोधक लगा के। ठीक है, यही बात कहा है। अगला प्रश्न है आपका कि व्यापार और उदारीकरण से आप क्या तात्पर्य है। व्यापार और उदारीकरण सरकार के हाथ में एक हथकंडा होता है जिसका प्रयोग वह आयात और निर्यात में संतुलन बनाए रखने के लिए करता है। वो क्या करता है, आयात और निर्यात में संतुलन बनाए रखने का काम करता है। अगला प्रश्न है आपका कि कंटेनरों से क्या लाभ हो रहा है। तो कंटेनर के कारण जहां ढुलाई लागत में भारी बचत हुआ है वही माल को बाजारों तक पहुंचाने की गति में काफी जो है वृद्धि आपको देखने के लिए मिला है।
अगला प्रश्न क्या आपका, विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य। आपको 2 उद्देश्य बताना, और ये हर साल पूछा गया प्रश्न, एक बार लिख के ले लो, ये प्रश्न आते हैं। तो देखो पहला क्या है कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए की गया, जिसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में कहाँ पे, स्विट्जरलैंड जनेवा में है। तो इसका जो मुख्य बात क्या था कि संयुक्त राष्ट्र संगठन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए। और दूसरा क्या था कि विश्व व्यापार जो है आपका, दूसरा क्या था कि विश्व व्यापार संगठन देशों के बीच व्यापार के समान रूप में विकसित करने का मदद था, कि जो भी संगठित देश हैं उनमें जो है एक समान व्यापार हो, इसके लिए भी जो है काम किया गया। अगला प्रश्न क्या है देख सकते हो, और बड़ा अच्छा सा प्रश्न है कि उदारीकरण से क्या तात्पर्य है। तो सरकार द्वारा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, आपका उदारीकरण कहलाता है।